हेलो एवरीवन, आज आपकी सेकंड डेमो क्लास है। उसके बाद हम परसों से क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का आपका डेमो का टॉपिक है अलर्कविश। अगर आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ चैट में रिप्लाई दें। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है अलर्कविश। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसका मॉडर्न कोरिलेशन भी आपके सिलेबस में है, रेबीज, जिसकी बात हम लाइव क्लास में करेंगे। अभी आज हम आयुर्वेद का टॉपिक पढ़ते हैं, वो है अलर्कविश। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अलर्क कहते किसको हैं। तो अलर्क में कई आचार्य बोलते हैं कि अलर्क के अंदर सभी जो हिंसक जीव होते हैं, चाहे वो शेर हुआ, कुत्ता हुआ या लोमड़ी, जो भी जानवर जो काट सकते हैं, जिनके काटने से विष फैल सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है, वो सभी जानवर अलर्क के अंदर आते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर आचार्य केवल अलर्क किसको मानते हैं, केवल कुत्ते को ही अलर्क माना जाता है। तो आपको एग्जाम में दोनों चीज़ें मेंशन करके आना है कि कुत्ते को भी अलर्क बोलते हैं, और या फिर कोई भी और हिंसक जीव हो सकता है, चाहे वो शेर हो या फिर लोमड़िया और कोई भी हो सकता है। तो अलर्क विष होता क्या है, और इसका मॉडर्न कोरिलेशन होता है रेबीज। रेबीज का आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में 10 नंबर में, जिसकी बात हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो है क्या, कुत्ते या अन्य हिंसक प्राणी के काटने पर जो विषाक्तता उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है, अलर्क विष बोला जाता है। आप लोगों ने जनरली देखा ही होता है, कभी कुत्ते ने बाइट कर लिया होता है तो क्या होता है, इंजेक्शंस लगते हैं आगे। तो वही सेम चीज आयुर्वेद में भी मेंशन की गई है अलर्क विष के नाम से। तो उससे जो विषाक्तता उत्पन्न होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, अलर्क विष। अब आयुर्वेद में हम जितना भी पढ़ते हैं, आयुर्वेद की जितनी भी डिजीज हैं या कुछ भी है, चाहे वो विष हुआ या मदाती हुआ या और कोई फर्दर डिजीज हो सकती है, वो सारा फर्दर आगे उसका पैथोजेनेसिस किसके बेस पे चलता है, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, इनके बेस पे चलता है। तो आपको इसमें ये भी याद रखना है कि आचार्य चरक है वो अलर्क विष, यानी कि अगर कुत्ते ने काट लिया तो आचार्य चरक क्या बोलते हैं, आचार्य चरक ने कहा है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा, त्रिदोष प्रकोप होगा। और आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं इसके बारे में, आचार्य सुश्रुत ने बोला है अलर्क विष को वात कफ प्रकोपक। अब यहाँ पर त्रिदोष प्रकोपक ज्यादा सही आंसर जाता है। क्यों जाता है कि कोई भी विष होता है वो कैसा होता है, उष्ण स्वभाव का होता है, इसलिए उसमें पित्त रहेगा। तो आपको ये वाला अच्छे से याद रखना है कि आचार्य चरक जो है वो त्रिदोष प्रकोपक मानते हैं किसको, अलर्क विष को। अब हम अलर्क विष पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी भी हिंसक जीव की या डॉग की, किसी की भी, लेकिन हमें पहचानना भी आना चाहिए कि वो हिंसक जीव जो जिससे पॉइजनिंग हो सकती है। अब आपने ये भी सुना होगा जो रेबीज के जो डॉग होते हैं उनको ऑलरेडी खुद को रेबीज होता है, और वो डॉग अगर किसी को बाइट कर ले तो उस पर्सन को रेबीज हो जाता है। जरूरी नहीं है हर जो कुत्ते के बाइट करने पर रेबीज हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि उस डॉग के अंदर रेबीज का इन्फेक्शन होना चाहिए। अगर उस डॉग के बाइट से जो है इन्फेक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम रेबीज बोलेंगे। तो हमें उसकी पहचान करना आना चाहिए, यानी कि जो डॉग है उसको खुद को अगर रेबीज का इन्फेक्शन होगा तो वो कैसा दिखाई देगा। या फिर आयुर्वेद में हम बात करें, जो भी पागल, तभी हम उनको पागल बोलते हैं, क्योंकि अगर डॉग के अंदर रेबीज का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर वो सारी एक्टिविटी कैसी करने लगता है, पागल जैसी करने लगता है, उन्मत्त या उन्माद बोले उसके जैसी एक्टिविटी करने लगता है। इसीलिए उसको पागल कुत्ता कहा जाता है, क्योंकि वो उस वायरस से खुद इन्फेक्टेड है, उसके अंदर खुद डिजीज है, खुद वो सिम्टोमेटिक है उस वायरस के लिए। तो तब अगर वही पागल कुत्ता किसी पर्सन को बाइट कर लेता है तो उस पर्सन को क्या हो जाता है, अलर्क पॉइजनिंग या फिर हम बोले रेबीज हो जाता है। तो वो जो कुत्ता है वो उसके कैसे लक्षण होंगे ये आपको याद रखना है, पहचान करना आना चाहिए। तो आयुर्वेद में क्या बोला गया है कि जो भी
पागल कुत्ता है वो कैसा होगा, उसके अंदर त्रिदोष का प्रकोपक होगा, त्रिदोष प्रकोप उसके अंदर भी होगा। अब दोनों बातें आपको याद रखनी है, कुत्ते के अंदर भी त्रिदोष प्रकोप होगा और कुत्ते के बाइट करने पर जिस इंसान को वो बाइट कर रहा है उसके अंदर भी क्या होगा, त्रिदोष का प्रकोप होगा। दोनों बातें मिक्स मत करना, दोनों ही अलग अलग बातें हैं, याद रखना, दोनों के अंदर ही त्रिदोष का प्रकोप होगा। तो जो कुत्ता है उसके अंदर ऑलरेडी क्या देखने को मिलेगा, त्रिदोष प्रकोपक। अब ये हम उसकी एक्टिविटी से पहचान करते हैं। अब ये डायरेक्ट हम देख के तो पता नहीं सकते, किसी भी कुत्ते को जो भी रास्ते चल रहा है कुत्ता उसको देख के बोल नहीं सकते कि इसके अंदर त्रिदोष प्रकोपक है या फिर ये सही है। ये उसकी एक्टिविटी को देख के हम डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर त्रिदोष का प्रकोप है, वो किस तरह की डेली रूटीन में एक्टिविटी कर रहा है। फिर उसके बाद रसादी धातुएं उसके अंदर दूषित मिलेंगी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उस कुत्ते के अंदर खुद कहीं ना कहीं वुंड देखने को मिलेगा जहाँ से क्या है, ब्लीडिंग हो रही होगी। तो उस तरीके से भी हम इसको पहचान कर सकते हैं। और क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, कुत्ते के सिर में वेदना और मुंह से क्या होता रहता है, लार टपकती रहती है, सलाइवेशन होता रहता है। उसके सिर में उसको पेन होता है। अब पेन को वो बता तो नहीं सकता, तो हम कैसे देख सकते हैं, हम इस तरीके से देख पाते हैं, जो 3rd नंबर पॉइंट आपका लिखा हुआ है, निरंतर मुख नीचे किया हुआ रहता है। उसके सर में पेन होता है, हेडेक होता है, इसकी वजह से वो कंटिन्यू क्या है, मुंह को नीचे किए रहता है और उससे सलाइवेशन होता रहता है। तो अगर कोई भी जो कुत्ता है उसके क्या है, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो मुंह को नीचे करके कंटिन्यू, ऐसा नहीं है थोड़ी बहुत देर, कंटिन्यू मुंह को नीचे करके, निरंतर वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तो कंटिन्यू अगर वो मुंह नीचे किए हुए रहता है तो हमें समझना है कि वो कैसा कुत्ता है, उन्मत्त है। फिर है उसके बाद पूंछ, हनु, स्कंद बहुत ही ढीले रहते हैं। ढीले रहते हैं का मतलब है कि वो खुद की बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता है, एकदम लूज हो जाते हैं, उसके जितने भी जो है पूरा बॉडी पार्ट्स हैं वो लूज हो जाते हैं, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उसकी पूंछ एकदम ढीली सी दिखाई देगी, उसका जॉ है और उसके कंधे ढीले रहते हैं। कंधे ढीले रहेंगे तभी तो वो ज़्यादा देर तक मुंह को नीचे किया हुआ रह सकता है और मुख से लाला स्राव होता रहेगा। तो ये कुछ लक्षण हैं जो आचार्यों ने बताए हैं, जिनको देख करके हम पता कर सकते हैं कि ये जो कुत्ता है वो उन्मत्त है या स्वस्थ है। फिर उसके बाद अगर इस उन्मत्त कुत्ते ने अगर किसी पर्सन को बाइट किया तो उसके अंदर लक्षण कैसे दिखाई देंगे, अब नेक्स्ट हम उसकी बात करते हैं। तो मान लो पर्सन को बाइट कर लिया, तो जहाँ भी जिस स्थान पर भी, वो कुछ भी हो सकता है, हाथ पे, पैर पे, जहाँ भी उसने बाइट किया है उस स्थान पर सुषुप्ति आ जाएगी। कैसा हो जाएगा वो स्थान, नम्ब हो जाएगा, वहाँ पर नम्बनेस हो जाएगी, वहाँ सेंसेशन फील नहीं होंगे। तो दंश स्थान में सुषुप्ति। दूसरा, जहाँ भी बाइट करेगा, जहाँ भी काटेगा, वहाँ से काले रंग का रक्त बहता है, वहाँ से ब्लीडिंग होगी और ब्लड कैसा निकलेगा, काले रंग का निकलेगा। किसके कारण, दोष के कारण। तो जो भी जो ब्लड है वो कैसा होगा, काले रंग का होगा। फिर हम पहले ही बात कर चुके कि व्यक्ति के अंदर क्या होगा, त्रिदोष का प्रकोप होगा। तो त्रिदोष प्रकोप के कारण उसको सिम्टम भी आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कुत्ते ने बाइट किया और तुरंत ही क्या उसको फीवर आ गया, चक्कर आने लग गए। धीरे धीरे ये सिम्टम उसके क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो क्या होगा, उसको ज्वर, फीवर आ सकता है, भ्रम, चक्कर आ सकते हैं, सारा दोष के अकॉर्डिंग चलेगा। अतिदाह, बर्निंग हो सकती है और डिस्कलरेशन हो सकता है, उस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ भी उसने बाइट किया है वहाँ डिस्कलरेशन हो सकता है। शरीर में चकत्ते हो सकते हैं जहाँ भी काटा है, या उसके अलावा और दूसरे एरिया में, वहाँ पर क्या है, कंडू, ईचिंग देखने को मिल सकती है। क्लेद और कर्णिका, छोटी छोटी फुंसियाँ, पीड़िका, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। दूसरा, जहाँ भी बाइट किया है वो स्थान क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये कुछ लक्षण हैं जो हम पीड़ित रोगी का देख के हम पता कर सकते हैं कि इसको किसने, कुत्ते ने बाइट किया है, या फिर उसके जो लक्षण है उसको देख के आगे उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। फिर है इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, वो है इसका अरिष्ट लक्षण कहिए या जल संन्यास। ये आपको दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 5 नंबर में अलर्क विश का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये मेंशन करके आना है। तो अरिष्ट लक्षण इसका क्या होगा, अरिष्ट लक्षण आप पैथोलॉजी पढ़ के आए हो अभी,
कुछ ही टाइम में। तो अरिष्ट लक्षण के बारे में आपको पता ही होगा। अरिष्ट लक्षण क्या है? जो मृत्यु सूचक लक्षण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अरिष्ट लक्षण कहते हैं। तो ऐसा पेशेंट, अलर्क विष का ऐसा पेशेंट अगर जिसको अलर्क जो अरिष्ट लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इस पर्सन की क्या है, डेथ हो सकती है। तो जिस प्राणी के द्वारा काटा गया हो, चाहे वो कुत्ता हो सकता है, शेर हो सकता है, लोमड़ी हो सकती है, कोई भी हिंसक जानवर हो सकता है। तो जिस प्राणी के द्वारा काटा गया हो, उसी प्राणी के समान, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर, उसी प्राणी के समान चेष्टा, उसी के जैसी चेष्टा करने लग जाएगा। अब चेष्टा में सारी एक्टिविटी आती हैं, उसी के जैसा बोलना, उसी के जैसे मुंह बनाना, या उसी की जो भी एक्टिविटी होती हैं, जैसे सलाइवेशन बढ़ जाएगा, ये सारी एक्टिविटी होने लग जाएंगी। तो आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जिस प्राणी के द्वारा काटा गया है, उस प्राणी के समान चेष्टा तथा उसी पशु के समान शब्द को रोगी बार बार बोलता है। जिसने भी उसे काटा है, चाहे वो कुत्ता हो या कोई और भी हो, उसके समान बार बार शब्द करेगा कौन? रोगी। जिस पशु ने, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पशु ने काटा हो, उसी पशु के रूप को जल या दर्पण में देखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मिरर में अपना फेस देख रहा है, या कहीं नदी तालाब के पास खड़ा है, 1 सेकेंड, या कहीं नदी तालाब के पास खड़ा है, तो पानी में जब भी वो अपना चेहरा देखेगा, तो उसको अपने चेहरे की जगह उस पशु का चेहरा दिखाई देगा, तो उसको देखने लग जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, अरिष्ट लक्षण है। तो आपको ये याद रखना है कि जल या दर्पण में उसका चेहरा दिखाई देने लग जाएगा, या उस पशु को के रूप को देखने लग जाएगा, और उसी के समान शब्द या सारी चेष्टाएं करने लग जाएगा। फिर इसका वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है जल संनास या हाइड्रोफोबिया। आप लोगों ने सुना भी होगा, जो भी रेबीज के पेशेंट होते हैं उनको हाइड्रोफोबिया होता है। तो इसका मॉडर्न एक अपना अलग कॉज देता है, हम उसकी आगे बात करते हैं। तो जल संनास है क्या? जल संनास है वही सेम हम ऊपर वाला लक्षण पढ़ने वाले हैं। जो मनुष्य बिना कारण के ही सहसा जल को देखकर या छूकर डर जाता है, उसको भी अरिष्ट समझना चाहिए। तो एक तो अरिष्ट लक्षण ये भी है कि उसी के जैसी सारी चेष्टा कर रहा है, या उसके जो पशु के रूप को जल या दर्पण में देख रहा है। दूसरा अरिष्ट लक्षण क्या है? दूसरा अरिष्ट लक्षण ये है कि अगर उसको हाइड्रोफोबिया है, पानी को देखते ही उस पर्सन को डर लग रहा है, तो उसको हमें क्या बोलना है? जल संनास, हाइड्रोफोबिया या अलर्क विष का अरिष्ट लक्षण, हम तीनों ही उसको कह सकते हैं। तो आपको 2 नंबर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जल संनास क्या होता है या हाइड्रोफोबिया क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा होता क्या है, मॉडर्न अपना क्या कॉज देता है इसके लिए, कि जो इसके अंदर जो वायरस होता है, रेबीज का जो वायरस होता है, वो क्या करता है, थ्रोट की जो मसल्स होती हैं उनके अंदर बहुत ही पेनफुल स्पाज्मेटिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत पेनफुल स्पाज्म होता है थ्रोट के अंदर। तो जब भी वो पानी पीता है, जब भी पानी पिएगा, पानी को निगलेगा, तो क्या होगा, बहुत पेन होता है। इसलिए वो पर्सन क्या है, पानी पीने से या पानी को देख करके वो डर जाता है। यानी कि अगर उसने पानी देखा तो वो सोचेगा कि मुझे पानी पीना पड़ेगा। तो इस वजह से उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, स्पाज्म होते हैं थ्रोट की मसल्स के अंदर। वो किस वजह से होते हैं? जो वायरस एंटर करता है उसकी वजह से। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हाइड्रोफोबिया किस कारण होता है। अब हमने बात कर ली ये सारा। अब इसकी चिकित्सा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चिकित्सा को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चिकित्सा में है क्या? सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जहां भी बाइट किया है वहां से हमें क्या करना है, वो रक्त है, जहां भी उसने बाइट किया है वहां से दबा करके रक्त को निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैलेगा वो किसके थ्रू जाएगा? सर्कुलेशन के थ्रू जाएगा। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस स्थान से उस रक्त को निकाल दे, जिससे वो आगे कैरी ना कर पाए। तो दंश स्थान को दबाकर रक्त निकाल दे, और उसके बाद घी से जला दें। घी से जलाने से क्या होगा, वो जो वेसल्स हैं वहाँ की कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जिससे वो जो ब्लड है वो ज़्यादा आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, अगध का लेप या पुराण घृत पान, अगध का लेप करना है। उस जगह पर हमें घृत, अगध के अंदर कोई भी लेप हो सकता है। आगे आपके जो भी लेप के नाम आएंगे मैं आपको एक एक करके बताती चलूंगी। तो अगध का लेप करना है, पुराण घृत का पान करना है। दूसरा,
अर्क दुग्ध से विरेचन, क्योंकि हम इसमें सारी की सारी चिकित्सा कौन सी करेंगे, त्रिदोष शामक चिकित्सा करेंगे। हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या होता है, त्रिदोष का प्रकोप होता है। तो इसलिए हम उस व्यक्ति को क्या देंगे, अर्क दुग्ध से क्या देंगे, विरेचन होंगे, विरेचन देंगे। अर्क बोले स्नुई बोले, इससे क्या देंगे, उसको विरेचन देंगे। फिर उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट है, 4th एंड 5th नंबर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। धतूरे के साथ श्वेत अपराजिता व पुनर्नवा का सेवन करवाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे धतूरा तो खुद क्या होता है, पॉइजन होता है। तो जो पहले कहावतें यूज किए जाती थी उसी मेथड को आचार्यों ने चिकित्सा में यूज किया है, विष ही विष को काटता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उपशय चिकित्सा के अंदर, उपशय में जो विपरीतार्थकारी जो चिकित्सा आप पढ़ के आए होगे, अभी पैथोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या करते हैं, विष के लिए जांगम विष है तो उसके लिए स्थावर विष देते हैं, या स्थावर विष का जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए जांगम विष देते हैं। तो वही मेथड इसके अंदर यूज किया जा रहा है। अलर्क कैसा है, जांगम विष है, तो उसके लिए हम स्थावर विष का यूज करेंगे चिकित्सा में। अगर ये आप लोगों को याद भी नहीं है तो हम वापस से सारा जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी वापस से कि जांगम विष की, अगर जांगम विष अगर किसी व्यक्ति ने को बाइट किया है या जांगम विष से उस व्यक्ति के लक्षण आ रहे हैं तो उसकी चिकित्सा में हम स्थावर विष का यूज करते हैं, और अगर स्थावर विष से हुआ है तो जांगम विष का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये अलर्क विष कौन सा है, जांगम विष है, तो इसके लिए हम स्थावर विष का यूज करेंगे। और धतूरा क्या है, स्थावर है, प्लांट है और पॉइजन भी है, तो उसका हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। धतूरे के साथ श्वेत अपराजिता व पुनर्नवा का सेवन। उसके बाद 5th पॉइंट आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 आपको याद रह जाएंगे लेकिन आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या करना है, सरपुंखा जड़ लेनी है 1 कर्ष और धतूरा लेना है आधा कर्ष, ठीक है। अगर केवल सरपुंखा की जड़ का यूज कर रहे हैं, 1 कर्ष सरपुंखा की जड़ का, कुछ भी ले सकते हैं, चूर्ण है या कुछ भी, उसका यूज कर रहे हैं तो उसको तो लेना है चावल के पानी के साथ। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। सरपुंखा की जड़ है, अगर केवल सरपुंखा की जड़ का यूज कर रहे हैं तो वो तो करना है चावल के पानी के साथ, या उसके साथ धतूरा भी यूज कर रहे हैं तो एक यूज तो कर सकते हैं हम चावल के पानी के साथ। दूसरा जो इसका बेटर यूज है वो करना हमें इस तरीके से। तो सरपुंखा की जो जड़ है और धतूरा एक तो कर लिए चावल के पानी के साथ, दूसरा क्या करना है, इन दोनों को धतूरे के, अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों हमने लिए सरपुंखा की जड़ और धतूरा, इन दोनों का क्या करना है, धतूरों के पत्ते की पिट्ठी में बांध करके, ये दोनों लिए हमने, दोनों का ऐसे कल्क जैसा बना लेंगे। इन दोनों को क्या करना है, धतूरे के पत्ते की पिट्ठी में भर करके कचौड़ी बनानी है। जैसे कचौड़ी में फिलिंग करते हैं आलू की या फिर दाल की, जो भी फिलिंग करते हैं उसी तरीके से इनको फिल करके उसकी कचौड़ी बनानी है, और उस कचौड़ी को क्या करना है, रोगी को खिलाना है। उसको खिलाने के बाद जब भी वो जो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके पचने पर क्या है, प्राणी जो है पागल कुत्ते की भांति चेष्टा करेगा, क्योंकि ये विष है, उसके हम क्या कर रहे हैं, उस विष को और बढ़ा रहे हैं, उसकी चेष्टा को और बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको आगे के पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। इस औषध के पचने पर प्राणी पागल कुत्ते की भांति चेष्टा करेगा, और फिर क्या करना है, उसको क्या करना है, एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में छोड़ के आना है, रोगी को पानी विहीन शीतल गृह में छोड़ के आएंगे। वहां पर क्या है, उसके जो जो सिम्टम है वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद क्या होगा कि जब उसके विचार शांत हो जाएंगे, ये जो चिकित्सा की है उससे क्या होगा, पहले तो विष का इफेक्ट बढ़ेगा, फिर अपने आप क्या होगा, उसका प्रभाव शांत हो जाएगा। तो जब वो विचार शांत हो जाएं, उसके बाद क्या करना है, उसको ला करके स्नान कराना है। स्नान करा के क्या करना है, दूसरे दिन शाली चावल और साठी चावल के भात को गर्म दूध से भोजनार्थ दें। अब आपको एक वापस से मैं क्लियर कर देती हूँ क्या करना है। ये दोनों लेने हैं, उसके बाद इन दोनों का कल्क बना करके धतूरे की जो पत्ते हैं उनकी पिट्ठी बना करके कचौड़ी बनानी है। वो खिलाने के बाद अगर वो जब पच जाए तो उसको एक रूम में छोड़ के आना है जहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए। वहाँ पर पहले क्या होगा, उसके जो लक्षण हैं वो बढ़ेंगे, फिर अपने आप ही क्या हो जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे। फिर शांत होने पर उसको बाहर निकाल के क्या कराना है, नहलाना है, और शाली चावल और साठी चावल के भात को गर्म दूध से खाने के लिए उसको देना है।
फिर तीसरे और पांचवें दिन वापस से यही प्रोसीजर अपन को रिपीट करना है। इस तरीके से हम उसका आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा क्या है, जो भी दंत स्थान है वहाँ पर तीक्ष्ण संशोधन देना है। तो हमने यहाँ विरेचन दिया ही है, और उसको क्या है जहाँ जो भी स्थान है वहाँ पर कुछ भी स्वेदन वगैरह इस तरीके से का हम करवा सकते हैं। फिर उसके बाद है जो मॉडर्न है वो क्या कहता है, या आयुर्वेद का और हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दो तरीके का है, लोकल जिस भी एरिया पर काटा है उस जगह पर, और सिस्टमेटिक यानी कि हम उसको अभ्यंतर यूज के लिए और क्या दे सकते हैं। तो लोकल में क्या है, आपको याद रखना है ट्रिपल वॉश। ट्रिपल वॉश में क्या करना है, सबसे पहले उसको नीम क्वाथ से उस जगह को क्या करना है, वॉश करना है। फिर उसके बाद नीम सोप का यूज करना है, पहले क्वाथ से वॉश करना है, फिर वहां पर सोप लगाना है, फिर उसके बाद वापस से क्या करना है, क्वाथ लगाना है। तो इसको क्या कहते हैं हम, ट्रिपल वॉश। फिर उसके बाद उस जगह पर नीलनी की पत्ती का कल्क लगा सकते हैं। 7 दिन तक वुंड को नीम के क्वाथ से रेगुलर क्या करना है, वॉश करना है, जिससे क्या है, जहां भी जो दंश स्थान में जो भी पीड़ा है वो नहीं होगी। और उसको क्या दे सकते हैं, सिस्टमेटिक क्या दे सकते हैं, आभ्यंतर यूज के लिए क्या दे सकते हैं, नीली स्वरस दे सकते हैं, वात विध्वंसक रस दे सकते हैं, पुनर्नवा घृत है और गंधक है, ये उसको हम दे सकते हैं। अब आपका जो 3rd ईयर आ गया है उसमें आपको ट्रीटमेंट याद करने पड़ेंगे, चाहे वो अगत तंत्र हो, या फिर हम प्रसूति की बात करें, या फिर कुमार व्रत, सब में आपको ट्रीटमेंट याद करने पड़ेंगे और ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। 2nd ईयर तक ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अब 3rd ईयर से आपको सारे याद रखने पड़ेंगे। तो इनको बार बार रिवाइज करते रहें, वरना एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये आज का आपका टॉपिक था अलर्क विश। इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन होगा वो हम लाइव क्लास में पढ़ेंगे, और आपकी लाइव क्लास परसों से कंटिन्यू करने वाली हूँ मैं। तो जिसको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, आगे क्लासेस कंटिन्यू करनी है, वो MKS बॉस से कांटेक्ट कर ले और वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।